हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में मनुष्य के आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे या उसके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आहार नाल और पाचन तंत्र में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आहार नाल यहाँ यानी कि मुख से स्टार्ट होकर रेक्टम तक खत्म हो जाता है और उसमें कुछ पार्ट अलग से पाचन करने में उसको सहायता, यानी कि भोजन को पाचन करने में कुछ अलग से पार्ट सहायता करते हैं। उन सबों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पाचन तंत्र बन जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग इससे छोड़ कर मत भागिएगा, बीच से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी और इससे आप पूरा का पूरा आहार नाल का पार्ट एक ही वीडियो में देख पाइएगा। इसको लिखने में बहुत सारा मेहनत लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आहार नाल एक कुंडली नुमा रचना होती है। कैसी? कुंडली के जैसी रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। कितना? 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर रेक्टम तक फैला होता है। मुख्य गुहा से शुरू होकर रेक्टम, जिसको मलाशय या फिर मलद्वार भी बोला जाता है, यहाँ तक फैला होता है, ठीक है। अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख के बारे में जानेंगे। मुख गुहा या फिर मुख गुहा का, ये गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे हमारा मुख है, इसके अंदर खाली स्थान है जिसमें हम लोग भोजन को लेकर चबाते हैं। तो इस मुख गुहा के 3 पार्ट होते हैं: दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ, ठीक है। दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में जानेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक। पहला कर्तनक, जिसको इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। दूसरा भेदनक या भेदक, ठीक है। इसको इंग्लिश में केनाइन क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। तीसरा अग्रच्वर्णक, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा च्वर्णक, ठीक है। अब समझिए, आगे वाला ये 4 जो दांत होते हैं इसको बोलते हैं इंसीजर, यानी कि कर्तनक। क्या बोलते हैं? कर्तनक। ये 2 यहाँ से 2 दांत जो होते हैं वो भेदनक होते हैं। वो किसी भी चीज़ को फाड़ने में, आगे वाला दांत काटने में काम करते हैं और ये फाड़ने में, यानी कि इंसीजर काटता है किसी भी चीज़ को। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, या फिर कोई भी चीज़ आप जो काट के खाते हैं, उसमें कौन कार्य करता है? तो कर्तनक कार्य करता है। भेदनक फाड़ने वाला काम करता है। मांसाहारी जानवरों में भेदनकों की संख्या जो है वो बड़ी होती है, यानी कि भेदनकों की जो लंबाई है वो बड़ी होती है। जैसे शेर, कुत्ता, इन लोगों में देखिएगा तो बड़े बड़े भेदनक पाए जाते हैं। उसके बाद में अग्रच्वर्णक और फिर च्वर्णक। यह है दांत सूत्र। वयस्क में दांत सूत्र इतना होता है, यानी कि 2 यानी 21-23 याद रखिएगा, 21-23/21-23। यानी कि ये जो है जोड़े में पाए जाते हैं। 2 जोड़ा कर्तनक, 1 जोड़ा भेदनक, 2 जोड़ा अग्रच्वर्णक और 3 जोड़ा च्वर्णक पाए जाते हैं, ठीक। अब बच्चों में 2 जोड़ा कर्तनक, 1 जोड़ा भेदनक और अग्रच्वर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और पश्चच्वर्णक जो है 2 पाए जाते हैं, यानी कि 2 जोड़ा पाए जाते हैं, ठीक। समझ गए हैं दांत के बारे में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीभ के पास। यानी कि जीभ जो है, हमारे जीभ का जो काम है वो भोजन को चबाने में क्या करती है? सहायता करती है और भोजन के टेस्ट को बताती है।
कि उसका स्वाद कैसा है। अब देखिए हम यहाँ पर जीभ बना दिए हैं, इस जीभ का आगे वाला जो पार्ट है वो मीठे भाग को टेस्ट करता है, यानी कि मीठा होगा तो आगे वाले पार्ट को मीठा लगता है, उसके बगल वाले पार्ट को नमकीन लगता है, उसके बगल वाले को खट्टा लगता है और सबसे पीछे कड़वा लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लार ग्रंथिया के पास। हमारे मुख में 3 प्रकार के लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनके नाम है पहला पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, लार ग्रंथियों का काम है कि वो भी भोजन को चबाने में सहायता करते हैं और उसको निगलने में भी सहायता करते हैं। लार ग्रंथियाँ भोजन को चबाने में और उसको निगलने में सहायता करती हैं। अगर लार ग्रंथियाँ ना होती तो भोजन चबाना और निगलना बहुत ही कठिन होता। ठीक, समझ गए? चलिए, मुख्य गुहा समझ में आ गया हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य गुहा के बाद अगर आप आइएगा तो उसके पीछे वाला भाग को, मुख्य गुहा के पीछे वाला भाग को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आगे चल के 2 पार्टों में बट जाती है। पहला पार्ट कंठ द्वार और दूसरा पार्ट निगल द्वार। कंठ द्वार जो है वो फेफड़े में जाके खुलता है, जिसमें हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस जहाँ तक जाती है मतलब फेफड़े में जाती है, तो किस रास्ते? तो कंठ द्वार के रास्ते। और निगल द्वार में हम लोगों का भोजन जाता है। जो भी खाना खाते हैं या जो भी खाते हैं वो सब के सब किस द्वार में जाते हैं? निगल द्वार में। निगल द्वार आगे जाकर ग्रास नली में खुलता है। कौन सा नली है ये? ग्रास नली। ठीक है, यह है ग्रास नली। ठीक, अब समझते हैं, ये निगल द्वार आगे चल के ग्रास नली में खुल गया। अब इसके बीच में कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच में एक पट्टी के जैसा रचना होती है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसका कार्य है कि अगर हम जब भोजन करते हैं तो भोजन जैसे ही ऊपर से ग्रास नली से या ग्रसनी से नीचे जाएगा तो जो ये एपिग्लोटिक्स है वो कंठ द्वार को बंद कर लेती है। कंठ द्वार को जैसे ही बंद करेगी तो भोजन हमारा सीधे के सीधे निगल द्वार में जाएगा और उसके बाद ग्रसनी से होते हुए स्टमक में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, आमाशय में भी चला जाएगा। इसको ये है हमारा आमाशय। क्या है? आमाशय। ठीक है, अब समझिए। तो ये इपिग्लोटिक्स का कार्य है कि जब भोजन आए ऊपर से तो इपिग्लोटिक्स कंठ द्वार को बंद कर लेती है, जिससे कि भोजन कंठ द्वार में ना जाए, यानी कि फेफड़े के रास्ते में ना जाए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से फिर आगे आकर इंटर कर जाती है भोजन किसमें? आमाशय में, यानी पेट में। ठीक है, अब समझते हैं पेट के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कहीं देखने में दिक्कत हो, शायद इधर देखने में दिक्कत है, अगर आपको देखने में परेशानी हो रही तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए, ये आ गया आपका पेट यानी कि आमाशय। ठीक है, अब आमाशय एक थैली नुमा रचना होती है। कैसी? थैली नुमा रचना होती है आमाशय। आमाशय के अंदर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? स्तंभाकार, स्तंभ के आकार का, जो हमारे भोजन को, जो भी हम लोग खाते हैं उस भोजन को रोक कर रखती है। कितना घंटा? 4 घंटा। 4 घंटा तक रोक के रखती है। और यहाँ रोकने का उसका मेन उद्देश्य होता है कि मतलब भोजन का पाचन स्टार्ट करना है। ऐसे तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं तो उसको पहले चबाते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट लिए। कहाँ से? मुख से। उसके बाद फिर नीचे आएगा पेट में।
तो फिर यहाँ पर इस भोजन का पाचन होता है। ठीक है, आप समझते हैं। पहले ये स्तंभाकार कौन सा एपिथेलियम कोशिका है, ये स्तंभ के आकार की होती है और कहीं कहीं धंसा होता है। तो जो धंसा हुआ भाग है, इस धंसे भाग से जठर ग्रंथि की कोशिकाएं उत्पन्न होती है और यहीं से जठर ग्रंथियां निकलती है या जठर रस निकलती है। तो यहाँ से जठर ग्रंथि निकलेगा। ये जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, ठीक है, या कोशिका। देखिए जठर ग्रंथि की कोशिका, इस जठर ग्रंथि में कोशिका पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। कौन सा? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, लिख लीजिएगा अगर नहीं दिखेगा तो। दूसरा अम्लजन कोशिका, दूसरा का नाम है अम्लजन कोशिका। और तीसरा जाइमोजिन कोशिका। कौन सा? जाइमोजिन कोशिका। ठीक है, अब समझिए श्लेष्मा या फिर म्यूकस कोशिका जो है, ये म्यूकस, ठीक है, एक रस छोड़ती है जिसका नाम है म्यूकस। दूसरा अम्लजन कोशिका HCl छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। और तीसरा जाइमोजिन कोशिका, ये पेप्सिनोजेन छोड़ता है, ठीक है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, जठर रस, ठीक है। इन तीनों को मिला करके म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन को मिलाते हैं, तो ये तीनों मिलकर इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? HCl। इसी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जठर रस बोलते हैं। HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन को मिलाते हैं तो यही क्या हो जाता है? आपका जठर रस बन जाता है, ठीक। अब समझिए जठर रस जितने भी मतलब हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, उनको पचाना शुरू कर देता है। कहाँ पर? आमाशय में पचाना शुरू कर देता है, ठीक। देखिए इसमें HCl सबसे खतरनाक होता है। ये कुछ भी, कोई भी पदार्थ आप खाइएगा उसको गला देता है। आप अगर हड्डी भी खा जाते हैं तो उस हड्डी को भी गलाने की क्षमता HCl के पास होती है। इसलिए कभी कभी आप मछली खाते हैं तो मछली का कांट अंदर चला जाता है या निगल द्वार में, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली में फंस जाती है, तो डॉक्टर केला खाने की सहायता देता है या फिर सलाह देता है कि अगर आप केला खाइएगा तो वो उस केले में कांट फंस करके नीचे पेट में चला जाएगा, और पेट में जैसे ही जाएगा तो ये HCl जो है ये पूरा का पूरा उसको गला देगा, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ही खतरनाक है HCl। यही हम लोगों को क्या करता है? सारी भोजनों को पचा देता है, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा नहीं पचता है, कुछ इसमें वसा है, ये सब सब के सब अभी बचे होते हैं, लेकिन जो स्टार्च होते हैं उसको ज़्यादा पचाता है, स्टार्च, ठीक है। इसको पचाने में शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखिए पचाने के बाद, आमाशय में पचने के बाद भोजन गाढ़े लेई के समान हो जाता है। कैसा? गाढ़ा लेई, लेई देते होंगे आप लोग, उसके समान हो जाता है भोजन। तो जब भोजन गाढ़े लेई के समान होता है तो उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। गाढ़े लेई के समान के भोजन को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से भोजन पचने के बाद आगे छोटी आंत में पहुँचती है। अब थोड़ा सा हम अमाशय के पास पहुँचे तो अमाशय के कुछ भागों को जान लेते हैं। हालांकि अंत में फिर एक बार बताएंगे, लेकिन अभी भी पहुँचे हैं तो जान लेते हैं। देखिए अमाशय के ऊपरी भाग को कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। अमाशय के ऊपरी भाग को कार्डियक बोलते हैं। अमाशय के निचली भाग को पाइलोरिक बोलते हैं और अमाशय के बीच वाला भाग को फुंडिक बोलते हैं। क्या? फुंडिक। ऊपर है, ऊपर तो कार्डियक,
नीचे है पाइलोरिक और बीच में फुंडिक। आमाशय का 3 पार्ट, आमाशय का ऊपर वाला कार्डियक, नीचे वाला पाइलोरिक और बीच वाला फुंडिक होता है। ठीक, समझ गए। चलिए अब ये काइम आगे चला गया छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ठीक है, अब समझिए छोटी आंत में स्टार्टिंग में जहाँ से यह इंटर करता है वहाँ इसे सी के आकार का बना होता है। छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को ग्रहणी, क्या बोलते हैं? ग्रहणी। सबसे ऊपरी भाग को ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है उसके बीच का भाग जेजुनम। छोटी आंत का सबसे बीच का मतलब उसके बीच का भाग जेजुनम और सबसे आखिरी अंतिम भाग या निचली भाग छोटी आंत का निचली भाग इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं, कहाँ तक? इलियम तक। ठीक है, तो छोटी आंत के 3 पार्ट, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब देखिए इस ग्रहणी में यहाँ से यकृत जो है पीत रस छोड़ता है। कौन सा? पीत रस। और आमाशय भी इसमें अपना रस छोड़ता है, तो इसको आमाशयी रस बोलते हैं। आमाशयी रस इतना होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। 3 न्यूक्लिएज, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये सब के सब आमाशय रस है। तो इस ग्रहणी में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? पीत रस, आमाशयी रस और आत्र रस। इसका भी कुछ रस होता है, ये भी कुछ रस छोड़ता है, यानी कि छोटी आंत भी कुछ रस छोड़ता है। तो इनमें इन ग्रहणी से ही ये तीनों रस इसमें चले जाते हैं, जो कि बचा हुआ भाग होता है पूरा का पूरा तो पचा नहीं होता है आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में पचता है। जैसे वसा जो है पूर्ण पाचन इसमें वसा की नहीं होती है, तो उसका पाचन छोटी आंत में होती है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से छोटी आंत में इंटर किया भोजन, यहाँ से फिर पीत रस, आमाशय रस और आत्र रस तीनों इसमें पहुँचा। अब भोजन को पूरा पूरा पचा देगा ये लोग, ये सभी रस मिल करके। अब देखिए इस भोजन के पाचन में सब काम आ रहे हैं, यकृत भी, अग्नाशय भी, आमाशय भी, सब काम कर रहे हैं। यहाँ हो गया भोजन का पूर्ण पाचन। किसमें? छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत के इलियस में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहाँ से भोजन उससे भी पतला, एकदम लिक्विड के आकार का हो जाता है, काइम से भी पतला हो जाता है। तो छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसका लिक्विड वाला भाग क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण पाचन के बाद फिर जो अवशेष बचते हैं यहाँ से, जो मतलब विटामिन, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं भोजन में हमारे, उस सब को सब यहाँ से मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ से ये चाइल्ड में जो जो भी पाए जाते हैं यहाँ से अवशोषित करके ब्लड में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं उस अवशेष को इस बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। इसमें केवल अवशेष है, अब इसमें पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक, केवल अवशेष इसमें जमा होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसको सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को सीकम कहते हैं। ठीक, और इसी जगह एक अन्य पार्ट निकल जाता है, यानी कि अवशेष भाग निकल जाता है जो कि बिना काम का होता है।
इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहाँ पर एक अवशेष पदार्थ या एक अवशेष पार्ट निकल जाता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर आएंगे, चूँकि हमने पूरा का पूरा ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था बताने को। जैसे हमने बताया कि श्लेष्मा या म्यूकस से म्यूकस निकलता है, अम्लजन से एचसीएल और जाइमोजिन से पेप्सिनोजेन निकलता है। तो एचसीएल और पेप्सिनोजेन मिलकर पेप्सिन बनाते हैं। ये कहाँ काम करते हैं? इसका काम कहाँ होता है? यानी अमाशय में ही होता है। कौन कौन? HCl और पेप्सिनोजिन। HCl और पेप्सिनोजिन ये दोनों मिल करके पेप्सिन बनाएगा, ठीक। और उसके बाद में पेप्सिन और प्रोटीन, जो हम लोग भोजन में प्रोटीन खाते हैं, तो जब पेप्सिन बना दिया तो पेप्सिन प्रोटीन के साथ में अभिक्रिया करके पेप्टोन बनाते हैं, ठीक है। और यही फिर आगे मतलब छोटी आंत में भेज देते हैं। भेजने के बाद फिर छोटी आंत अपनी प्रक्रिया करके उस भोजन का पूर्ण पाचन कर देती है। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से ये भेज दिया किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। बड़ी आंत केवल अवशेष को इकट्ठा करता है, जमा रखता है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है, लिक्विड, यानी कि जो भी हम लोग पानी पीते हैं तो पानी हम लोग का इधर कहीं नहीं रुकता है, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ आता है? बड़ी आंत के पास, और बड़ी आंत जो है इसको अवशोषित करता है, ठीक है। अब समझिए, छोटी आंत का हमने पार्ट बता ही दिया था। अब बड़ी आंत के पार्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत का 2 पार्ट होता है। एक होता है कोलन, इसको बोलते हैं कोलन, ये कोलन। और दूसरा होता है रेक्टम या फिर मलाशय, ठीक है। तो कोलन और रेक्टम और मलाशय, कोलन का 3 गो पार्ट होता है, 3 पार्ट। पहला, हालांकि इसको फिर बाद में बताएंगे, इसे भी ख़त्म भी हो गया है, बता ही देते हैं। तो देख लीजिए, स्टार बनाकर हम लिख दिए हैं आपको आराम से देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम बता ही दिए हैं आपको कि यह है अग्नाशय। अग्नाशय में भी कुछ रस पाए जाते हैं, अग्नाशयी रस, इसको भी हम बता दिए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं बड़ी आंत को। बड़ी आंत का कितने पार्ट? 2 पार्ट। कितने? 2 पार्ट। 2 पार्ट में कौन कौन? एक कोलन, सॉरी अभी आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप अब लोग देखिए, यहाँ से देखिए, ये बड़ी आंत। बड़ी आंत का 2 पार्ट होते हैं, पहला कोलन और दूसरा होता है रेक्टम। कौन? कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम अंदर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये आगे जाकर खुलता है एकदम बाहर। भोजन मतलब जो अवशेष पार्ट होते हैं, उस अवशेष पार्ट को बाहर निकालने के लिए रेक्टम होता है, ठीक। अब ये है बीच में, यानी कि इसके पहले वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कोलन। कोलन 3 पार्ट होता है, कोलन का 3 पार्ट। पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा अधोगामी कोलन। कौन कौन सा? ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं किसके? बड़ी आंत के। इससे पहले चलते हैं छोटी आंत के पास, या फिर यहाँ पर है छोटी आंत, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो छोटी आंत का भी 3 पार्ट होता है, हमने ऊपर बताया भी है। ग्रहणी, जेजुनम, एलियम, यह है आपका, जहाँ से इंटर होता है अमाशय के बाद भोजन। ग्रहणी जो ग्रहण करता है भोजन को, छोटी आंत में जहाँ ग्रहण करता है उसको ग्रहणी, उसके बाद में जेजुनम और सबसे नीचे वाला एलियम, ठीक है। और उसके बाद में यह है आपका अमाशय। अमाशय यानी कि पेट,
ठीक है। आमाशय का भी 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपरी पार्ट कार्डियक, बीच वाला पार्ट फुंडिक, और नीचे वाला पार्ट क्या कहते हैं, पाइलोरिक। अब देखो जहाँ से ये छिद्र मतलब भोजन बड़ी आमाशय से किस में, छोटी आंत में पहुँचता है, तो जिस छिद्र के द्वारा जाता है उस छिद्र को पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं। क्योंकि यह पाइलोरिक भाग में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्योंकि हमने बहुत सारा मेहनत किया था इसको बनाने के लिए, इसको इतना लिखने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और इसी प्रकार से बहुत सारी अच्छे वीडियो देखने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। एक बार हम आप लोगों को पूरा फ्रेम में करके स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप लोग आराम से अंत में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।